Good morning, all student. BA third year. I am मंजू कंबोज GCG रानिया। आज का हमारा टॉपिक है 26/4/2021 को यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग। पीस मेकिंग पे पहले भी हमने थोड़ी बात करी थी, मैंने 1-2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन दोबारा से फिर मैं आपको इसी पर लेकर जा रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए। पीस मेकिंग क्या होता है? पीस में शांति। मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, उस पर हम चर्चा करेंगे आज के प्रश्न में। फर्स्ट रोल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बताया था कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रसंघ बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो विश्व शांति और सुरक्षा को देखते हुए की गई थी। पूरे संसार के सामने विश्व शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने का दायित्व किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक महत्वपूर्ण अंग था सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक सुरक्षा परिषद थी। इसके साथ साथ महासभा को भी इस दायित्व की पूर्ति के लिए अपना योगदान देना था। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट के अनुच्छेद 2 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के सभी निर्णयों को स्वीकार करेंगे और उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। अतः एक कोटेशन दोगे आप यहाँ पे, जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा था कि इस पृथ्वी के निवासी मेरे साथियों, आओ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शांति के विश्वास को व्यक्त करें और देखें कि क्या हम अपने ही काल में विश्व को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति देने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अतः कैनेडी का क्या अभिप्राय था कि संसार, पृथ्वी के निवासी मतलब कि संसार के सारे लोगों को क्या करना चाहिए? शांति के लिए एकजुट होना चाहिए। अतः शांति को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्ववादों का शांतिपूर्ण समाधान करना और विश्व को युद्धों से बचाना। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1919 में प्रथम प्रयास किया गया था, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। अतः द्वितीय प्रयास किया गया 1945 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अतः हम कह सकते हैं कि चार्ट के अध्याय 6 में शांतिपूर्ण उपायों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, जिनका प्रयोग सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इन उपायों में प्रमुख रहेंगे जैसे वार्ता है, मध्यस्थता है, वाद विवाद है, जांच है, पंच निर्णय है, न्यायिक समाधान आदि। अतः इस पर हम संक्षिप्त विवरण करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी थोड़ा शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट के अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 और 38 तक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को क्या था? शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की प्रक्रिया दी गई आर्टिकल 33, आर्टिकल 38 में। अतः विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए जो अलग अलग उपाय अनुच्छेदों में बताए गए हैं, वे इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विवादों की प्रकृति समान नहीं हो सकती। जो सभी विवाद हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, और न ही किसी का उपाय द्वारा सभी विवादों का हल क्या होता है? संभव होता है। प्रायः सभी झगड़े एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं। अतः अपवाद के तौर पर किन्हीं 2 विवादों में समानता पाई जाती है। अतः यह उचित है कि प्रत्येक विवाद का आवश्यकता अनुसार 1, 2 या अधिक उपायों के द्वारा निपटारा किया जाए। प्रायः मैं आपको 3 प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो लाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जैसे फर्स्ट आता है इशू ऑफ फैक्ट, तथ्यमूलक विवाद। तथ्यमूलक जो विवाद होते हैं उसमें झगड़ा क्या होता है? झगड़ा करने वाले जो देश होते हैं वो आमतौर पर एक दूसरे पर अनुचित कार्रवाई करने का दोष लगाते हैं। यानी कि 2 देश भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं,
यानी कि कोई भी देश एक दूसरे पर क्या करता है, अनुचित कार्रवाई करने का क्या लगाता है, दोष लगाता है। उदाहरण के रूप में जैसे 1960 में सोवियत संघ और अमेरिका के RB-47 विमान को मार गिराना क्या था, तथ्यमूलक विवाद था। के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, वैदिक विवाद, इशू ऑफ लॉ। वैदिक विवादों में कानूनी अधिकारों की हम बात करें, कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों की बात करें, वो विवाद जो होते हैं वो वैदिक विवाद या इशू ऑफ लॉ में आते हैं। जैसे इंग्लैंड और आइसलैंड के विवाद का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से इशू पॉलिसी, नीति संबंधी विवाद कुछ होते हैं। नीति संबंधी विवाद वे होते हैं जिनमें झगड़ा जो करने वालों की नीतियों में टकराव होता है। एक राष्ट्र की अलग से नीतियां हैं, दूसरे राष्ट्र की अलग से नीतियां हैं, तो वो नीतियों को लेकर जो है आपस में विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसे बर्लिन की स्थिति संबंधी विवाद एक नीति संबंधी विवाद ही था, जिसमें रूस और मिस्र राष्ट्रों की नीतियों से क्या था, टकराव था। अतः तीनों प्रकार के झगड़ों में नीति संबंधी जो विवाद है वो सबसे जटिल विवाद रहता है। ये विवाद काफ़ी समय तक हल नहीं हो पाते और इन नीति संबंधी विवादों में सैद्धांतिक संघर्ष भी होता है। कई बार ऐसे जटिल झगड़े भी पैदा हो जाते हैं जिनमें तथ्यमूलक, कानून संबंधी और नीति संबंधी तीनों प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, समाहित होते हैं। जैसे प्लेनो और रिग्सबी ने भी ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आने वाले झगड़ों को क्रमशः 5 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट, क्षेत्रीय एवं सीमा विवाद, शीत युद्ध विवाद, स्वतंत्रता विवाद, घरेलू झगड़े और हस्तक्षेप संबंधी झगड़े आदि। उसके बाद मैं बात करूंगी कि जो तथ्यमूलक विवाद होते हैं, वैदिक विवाद होते हैं या जो नीति संबंधी विवाद होते हैं, इनको सुलझाने के लिए कौन से उपाय होंगे या कौन सी पद्धतियाँ होंगी, या किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है तो उसको शांतिपूर्ण कैसे सुलझाया जा सकेगा। जिसमें मैं फर्स्ट बात करूंगी वार्ता की। इसमें मैंने वार्ता की बात करी। वार्ता मीन्स की बातचीत। इससे अभिप्राय क्या होता है, मैंने आपको बताया भी हुआ पहले कि दो राष्ट्र, मान लो कि दो राष्ट्र हैं, उनका आपस में विवाद है, आपस में झगड़ा है, तो उस झगड़े को बातचीत के द्वारा जो है सुलझाया जा सकता है। यानी कि बातचीत राष्ट्रों के मध्य भी हो सकती है। ये बातचीत दो प्रतिनिधियों के बीच में भी हो सकती है। मतलब कि एक राष्ट्र का प्रतिनिधि फिर दूसरे राष्ट्र का प्रतिनिधि, दो राष्ट्र है तो दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधि आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देश जो है पारस्परिक पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे भी वार्ता का क्या है, एक भाग के रूप में इसको क्या किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात हम कहें कि मान लो कि दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, उसमें कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो दो मित्र जो हैं अपना झगड़ा विवाद क्या करेंगे, आपसी बातचीत के द्वारा या वार्ता के द्वारा सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनका कोई अदर प्रतिनिधि के रूप में कोई उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेगा, जो आपस में वो पत्र व्यवहार सेम वही फैक्ट आएगा कि मान लो कि दो राष्ट्रों के बीच विवाद है, तो दो राष्ट्रों के बीच जो विवाद है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, उसको आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी वार्ता के द्वारा क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। दो राष्ट्रों के प्रतिनिधि आपस में बात कर सकते हैं, आपस में वो पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। अतः मूर एक विचारक हुआ है, मूर का आपने इसमें विचार देना है कि मूर का क्या विचार है कि विषम में तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ में वार्ता जो होती है एक वैधानिक, व्यवस्थित और प्रशासनात्मक प्रक्रिया है, प्रशासन को चलाने वाली, वैधानिक, कानूनी। इसके माध्यम और सहयोग से क्या है, राष्ट्रों की सरकारें अपने पारस्परिक संबंधों का क्या करती है, संचालन करती हैं। वे अपने मतभेदों पर विचार विनिमय करके उनका समाधान करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो बात अपनाई जाती है झगड़े या विवाद में, वो होती है बातचीत, वार्ता की, वार्ता के द्वारा झगड़े को क्या किया जाए, सुलझाया जाए। नॉर्मल हिल के अनुसार राष्ट्रों के बीच अधिकांश समस्याएं जो हैं इसी से सफलतापूर्वक निपट जाती हैं। मान लो विवाद हो गया तो वार्ता के द्वारा, मोस्टली काफ़ी हद तक वार्ता, बातचीत के द्वारा झगड़ों के विवाद को सुलझाया जाता है। अतः वे विश्व के सामने विवादों के रूप में प्रकट नहीं होती। वार्ता जो होती है पत्राचार के द्वारा, प्रतिनिधियों की बैठकों के द्वारा, शिखर सम्मेलनों के द्वारा, औपचारिक अनौपचारिक विधि के द्वारा जो है वार्ता की जा सकती है। अतः शांति प्रिय जो देश होते हैं अधिकतर इसी
विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अतः युद्ध के पूर्व भी इस विधि का प्रयोग करके अपने मतभेदों को दूर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, भारत और पाक सीमा विवाद के विषय में 16 सितंबर 1956 को भारत के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान में बातचीत हुई, जिसके द्वारा भारत पाक सीमा विवाद के समाधान हेतु क्या की गई, बातचीत की गई। उसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों की भी बैठक हुई। अतः 15 अक्टूबर 1959 से लेकर 22 अक्टूबर 1959 तक दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों में भी बातचीत का एक दौर चला। कभी कभी जो वार्ता होती है वो लंबे समय तक चलती है, और कई बार यह होता है कि वार्तापाल एक ही अल्पकालीन दौर में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या तो ये सफल हो जाती है या ये असफल हो जाती है। जैसे 1960 में सीमा समस्या पर भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि मोस्टली काफ़ी हद तक जो झगड़े होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच जो विवाद होते हैं, उनको किसके द्वारा सुलझा लिया जाता है, वार्ता के द्वारा। अतः उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सत्य सेवा या मध्यस्थता। ऊपर हमने बात करी, वार्ता की बात करी कि दो देश हैं, दो कंट्री हैं, उनका विवाद है, तो वार्ता के द्वारा जो उसको सुलझाया जाएगा, बातचीत के द्वारा उसको सुलझाएगा। मोस्टली कई बार ऐसे झगड़े विवाद होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था नीति संबंधी विवाद, वो काफ़ी लंबे समय चलते हैं। या वैदिक विवाद भी हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो वार्ता के द्वारा नहीं सुलझाए जाते, वार्ता के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्या का हल नहीं निकलता, तो अन्य देशों द्वारा उस विवाद के समाधान के लिए अपनी सेवाएं क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती, मीन्स कि कोई अदर कंट्री जो अपनी सेवा देता है। जैसे सत्य सेवा करने वाले देश दोनों विवादग्रस्त देशों के क्या होते हैं, मित्र। यानी कि दो राष्ट्रों के बीच झगड़ा हो गया, दो राष्ट्रों के बीच विवाद हो गया, वो वार्ता के द्वारा उसको नहीं सुलझाया गया, फिर जो तीसरा कंट्री होता है, तीसरा देश होता है, वो उसमें सत्य सेवा या मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, मीन्स कि उन दोनों के बीच में आकर, और वो जो तीसरा मित्र देश होता है वो उन दोनों देशों का क्या होता है, मित्र होता है, उनका दोस्त होता है, उनका फ्रेंड होता है। तभी वो जो है इसमें सत्य सेवा या मध्यस्थता की क्या निभा सकता है, भूमिका निभा सकता है। फिर वो क्या करेगा, वह दोनों देशों को एक साथ बैठाता है, उनका समझौता करवाता है। परंतु जब वह दोनों विवादग्रस्त देशों में मध्यस्थता करता है तो वह अपनी ओर से झुकाव देता है और विचार विमर्श करता है उस विषय पर। आगे उसने जो विचार विमर्श दिया, जो भी उनको सलाह दी, आगे जो विवादग्रस्त देश है, मीन्स कि जो दो देश हैं जिनका आपस में झगड़ा है, विवाद है, वो मित्र देश की बात को माने या ना माने, उनकी क्या करता है, इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि इस ढंग का कई बार प्रयोग किया गया। जैसे चाको क्षेत्र से लेकर बोल्विया और पैराग्वे में 1932 से 1933 तक निरंतर युद्ध हुए। इसी स्थिति में अर्जेंटीना की बात करूं, ब्राज़ील की बात करूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं, चिली, पेरू आदि देश जो थे, इस विवाद में सामूहिक मध्यस्थता की ओर से इस विवाद का क्या किया गया था, समाधान किया गया था। इसी प्रकार 1947 में हॉलैंड और इंडोनेशिया के मध्य भी संघर्ष हुआ और सुरक्षा परिषद ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी सत्य सेवा समिति का क्या किया था, गठन किया था। अतः हम कह सकते हैं कि कई बारी ऐसे विवाद होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं जिनका जो हल जो होता है वो मध्यस्थता के द्वारा जो है किया जा सकता है। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट आता है सराधन। सराधन क्या होती है? सराधन की जो विधि की उत्पत्ति जो हुई थी वो हेंग सम्मेलन से हुई थी। हमने हेंग सम्मेलन किया हुआ है। हेंग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उनको कैसे सुलझाया जाएगा। अतः 1899 और 1907 के जो हेंग सम्मेलन थे उसमें जो था सराधन के जो आयोग थे, उन आयोगों के बारे में जो है बात भी उठी थी। इस उपायों में जो तथ्यों की जो जांच थी वो मध्यस्थता के द्वारा विवाद के लिए प्रस्तावों पर जो है उसमें बल दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि प्रस्तावों को स्वीकार करना, अस्वीकार करना जो विवादग्रस्त देश होते हैं उनके अपनी इच्छा पर ही डिपेंड करता है। अतः इस विधि में
तथ्यों को निष्पक्ष जांच के पश्चात ही समाधान के प्रस्ताव प्रस्तुत क्या है किए जाते हैं। यानी कि तथ्यों की निष्पक्ष पहले जांच की जाएगी, दोनों राष्ट्रों की बात सुनी जाएगी। अतः इस विधि विषय के विख्यात विद्वान जो ओपनहीम ने, उन्होंने अपने विचार भी दिए थे। वो क्या कहते हैं कि ये विवाद के समाधान की ऐसी विधि है जिसमें विवाद का जो समाधान करने का दायित्व किस पर होता है, आयोग पर। समाधान में क्या होता है, एक आयोग बना दिया जाता है। यह आयोग क्या करेगा, दोनों पक्षों के तर्क सुनेगा, उन्हें समझौता कराने की कोशिश करेगा। इसमें विवाद के समाधान हेतु कुछ प्रस्ताव भी होंगे, किंतु ये पश्चात या न्यायालय निर्णय की भांति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होता। मीन्स कि जो आयोग बनाया गया, उस आयोग ने दोनों पक्षों का तर्क सुना, फिर उसके बाद अपना फैसला सुनाया। अतः विवाद का समाधान हेतु कुछ उसने प्रस्ताव दिया, किंतु उस प्रस्ताव को मानना या ना मानना उन क्षतिग्रस्त देशों पर डिपेंड करता है। सॉरी, जो आपस में उनका लड़ाई है, जो उनका झगड़ा है, उन पर डिपेंड करता है विवादग्रस्त देशों को, कि वो उस चीज़ को माने ना माने। लेकिन अगर जो न्यायालय का निर्णय होता है, न्यायालय की निर्णय के भांति ये अनिवार्य नहीं होता। अतः विख्यात विद्वान हडसन ने भी कहा था इस विधि के विषय में, समाधान की विधि में तथ्यों और अन्वेषण और विरोधी दावों के समन्वय प्रयास के पश्चात विवाद के समाधान के प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। यानी कि प्रस्ताव तैयार कर दिया जाता है आयोग के द्वारा। इसे मानने या न मानने की स्वतंत्रता क्या होती है, दोनों पक्षों की होती है कि वो इस चीज़ को माने या इस चीज़ को ना माने। अतः हम कह सकते हैं कि समाधान विधि का प्रयोग भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद और शांतिपूर्ण समाधान को लाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है, डिस्कशन, वाद विवाद। कहते हैं कि यह विधि जो होती है वाद विवाद महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा ग्रहण की जाती है। फर्स्ट रोल मैंने कहा कि दो देशों के बीच में झगड़ा हुआ तो वो बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। सेकंड मैंने मध्यस्थता की बताई, दो देशों के बीच झगड़ा है तो कोई तीसरा कंट्री उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने बताया समाधान। इसमें समाधान में मैंने बताया कि आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग क्या करेगा, दोनों पक्षों के तर्क सुनेगा, समझौता करने के बाद एक अपना प्रस्ताव देगा। उस प्रस्ताव को मानना ना मानना जो होता है वो विवादग्रस्त देश पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, डिस्कशन, वाद विवाद। मान लो ना वो झगड़ा वार्ता के द्वारा सुलझाया गया, ना सत्य सेवा मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया गया, ना समाधान आयोग के द्वारा सुलझाया गया। उसके बाद वो झगड़ा, वो विवाद किसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद के पास। महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा विवादग्रस्त दोनों पक्षों के प्रतिनिधि क्या करेंगे, अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार दोनों विरोधी पक्षों को बिना किसी भय के अपने विचार व्यक्त करने के लिए क्या मिल जाएगा, एक मंच मिल जाएगा। मान लो कि दो फ्रेंड के बीच अगर झगड़ा विवाद है, कोई तीसरा चौथा उसके विवाद को सुनेगा, दोनों की बात को सुना जाएगा, फिर उस पर हल निकाला जाएगा। सेम प्रोसीजर वही रहेगा कि दो राष्ट्र हैं, उनके बीच विवाद है, झगड़ा है, वो बातचीत के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, समाधान आयोग के द्वारा नहीं सुलझाया गया, और एंड में लास्ट में जो है वो मामला किसके पास चला जाता है, यूएनओ के अंग महासभा के पास या सुरक्षा परिषद के पास। महासभा और सुरक्षा परिषद क्या करेगी, दोनों पक्षों के जो प्रतिनिधि होंगे वो अपने क्या करेंगे, उसके सामने अपने तर्क देंगे, दावे प्रस्तुत करेंगे, अपनी सारी बात रखेंगे, और दोनों विरोधी पक्षों को बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। और वाद विवाद के माध्यम से विवाद के समाधान की आशा और भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त वाद विवाद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का विवाद का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा वे दोनों पक्षों में समझौता करवाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पक्षों को सुनेगी, उनके विवादों को सुनेगी, और उसके बाद उनके पास विवादों का समझौता करवाने का जो है एक प्रबल इशू आ जाता है, और उस झगड़े को निपटाने के लिए वो क्या करते हैं, एक अच्छे ढंग से जो है प्रयास कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक संदेह रह जाता है कि विवादी राज्यों द्वारा विवाद को हल करने की भावना की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रयोग विश्व लोकमत या अपने अनुकूल करने की दृष्टि से किया जाए।
अतः दोनों पक्षों में विवाद और अधिक ना बढ़ जाए। वाद विवाद में इस बात का भी डर बना रहता है कि संबंधित विवाद जो होता है वो कूटनीतिक दाव पेचों और राजनीतिक विवाद में फंसकर शीत युद्ध का कारण ना बन जाए। इसके अलावा लंबे समय तक उनका विवाद चलता ना रहे। हालांकि महासभा और सुरक्षा परिषद में वाद विवाद का ये अच्छा परिणाम निकलता है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वे विवादों और पक्षों के दावों को स्थिति को से हमें अवगत कराते हैं अलग अलग राष्ट्रों को। अतः वाद विवाद से अनेक ऐसे तथ्य एवं आंकड़े प्रकाश में आते हैं जिनको सामने रखते हुए दोनों पक्षों में समझौते की जो प्रभावी और सफलतापूर्वक जो कोशिशें हैं वो की जा सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो वाद विवाद जो मामला होता है यानी कि सुरक्षा परिषद और महासभा चुनती है वाद और विवाद दोनों पक्षों के बीच में, और उसके बाद उनके झगड़े का हल निकालने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। आज के लिए इतना ही बेटा। कल हमारे 3 पॉइंट रह जाएंगे, जांच, पंच निर्णय और न्यायिक समाधान, जो मैं आपको ये वाली वीडियो कल सेंड करूँगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।